बहुत वक्त पहले की बात है। दूर दराज किसी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। उम्र उसकी 25-26 साल रही होगी। रोज सुबह वो अपनी बकरियों का झुंड लेकर हरे भरे मैदान की तरफ निकल जाता, वहीं दिन भर चराता और शाम होते होते वापस ले आता। यही उसका गुजर बसर था, यही उसकी पूंजी। उसकी बकरियों में एक सफेद बकरी थी जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। वो उसे गुलबानो कहकर पुकारता। दूध देने में सबसे आगे और देखने में भी सबसे सुंदर। एक शाम की बात है, आसमान पर हल्की हल्की लालिमा फैल रही थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। चरवाहा अपने झुंड के साथ घर लौटा और बकरियों को बाड़े में बांधकर थोड़ी देर पानी भरने चला गया। जब वो लौटकर आया तो उसकी नजर सीधे बाड़े के उस कोने पर पड़ी जहां गुलबानो बंधी रहती थी। वहां रस्सी टूटी पड़ी थी। चरवाहा पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर जमीन पर पड़े गीले पंजों के निशान देखे ये किसी जंगली जानवर के थे। असल में उसी गांव के पास के जंगल में एक चालाक गीदड़ रहता था। भूख के मारे वो अक्सर गांव में चोरी छुपे आता, मुर्गियां उठा ले जाता या कभी कभी बकरी का बच्चा। आज उसकी नजर गुलबानो पर पड़ी और मौका पाकर उसने रस्सी कुतरकर उसे खींच लिया। चरवाहा गुस्से से बांस की लंबी छड़ी उठाकर उन निशानों के पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा घनी झाड़ियों के पीछे गुलबानो बंधी है और पास में वही गीदड़ उसे काटने की कोशिश कर रहा है। चरवाहा दबे पांव आगे बढ़ा। जैसे ही गीदड़ ने सर झुकाया, उसने फुर्ती से अपना बड़ा सा जाल उस पर डाल दिया। गीदड़ जोर जोर से फड़फड़ाने लगा, मगर अब बच निकलना नामुमकिन था। अरे कमीने, मेरी गुलबानो चुराता है, चरवाहा दांत भींचते हुए बोला और जाल को खींचते खींचते बाड़े तक ले आया। उसने गीदड़ को एक मजबूत खूंटे से बांधा और बकरी को अलग सुरक्षित कर दिया। फिर पास पड़ी मोटी लाठी उठाई और गीदड़ की पिटाई शुरू कर दी। गीदड़ हर चोट पर कराहता, कभी इधर भागने की कोशिश करता तो कभी उधर, मगर रस्सी उसे वहीं खींच लाती। रात भर गीदड़ बंधा रहा। ठंडी हवा चलती रही, अंधेरा गहराता गया और बीच बीच में चरवाहा उठकर उसकी 2-4 मरम्मत कर देता। गीदड़ अब समझ चुका था, अगर कुछ चालाकी नहीं की तो सुबह तक उसकी खैर नहीं। और फिर सुबह होने से पहले उसके दिमाग में एक चालाक तरकीब आ गई। रस्सी में बंधा गीदड़ रात भर सोचता रहा, अगर मैं यूं ही पड़ा रहा तो ये तो मुझे कच्चा मार देगा। कुछ ऐसा करना होगा कि ये मुझे छोड़ भी दे और खुद मुसीबत में फंस जाए। सुबह का उजाला फैलने ही वाला था। चारों तरफ हल्की हल्की धुंध थी, मुर्गों की बांग सुनाई दे रही थी। चरवाहा अभी तक नींद में था और गीदड़ बंधा हुआ आंखें मिचमिचाते हुए सोच रहा था। अचानक उसने अपने बदन को और भी रस्सी में उलझा लिया, जैसे जानबूझकर फंस रहा हो। फिर उसने गला फाड़कर आवाजें लगानी शुरू की। हूं हूं। जंगल पास ही था और गीदड़ की आवाज दूर तक गूंज गई। जंगल के बाकी गीदड़ भी हुंकार भरने लगे, जैसे कोई बुलावा मिल गया हो। उन्हीं में एक गीदड़ उसका पुराना साथी था जो उसकी आवाज पहचानता था। उसने ध्यान से सुना और समझ गया, ये तो मेरा दोस्त है, कहीं मुसीबत में तो नहीं। वो आवाज का पीछा करते करते गांव के किनारे आ पहुंचा। जब वो पास आया तो उसने देखा उसका दोस्त रस्सियों से जकड़ा हुआ है, बदन पर चोट के निशान, मगर चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। पास आकर बोला, अरे ये क्या हाल बना रखा है, तू यहाँ आया कैसे? बंधा हुआ गीदड़ अपनी पीड़ा छुपाकर हंसते हुए बोला, अरे भाई, तू तो जंगल में ठोकरे खाता फिरता है और मैं यहाँ ऐश कर रहा हूँ। देख तो कैसे मोटा ताजा हो गया हूँ। दोस्त गीदड़ ने हैरत से पूछा, मोटा ताजा तो दिख रहा है, मगर ये रस्सी क्यों? बंधा गीदड़ फुसफुसाते हुए बोला, ये रस्सी तो बस दिखावे की है। यहाँ का मालिक वो चरवाहा बड़ा रहमदिल है। रोज हलवा पूरी खिलाता है, दूध पिलाता है और बांध कर रखता है ताकि मैं भाग न जाऊं। हलवा पूरी का नाम सुनते ही दूसरे गीदड़ के मुंह में पानी भर आया। वो ललचाकर बोला, भाई ये जगह तो कमाल की है, काश मैं भी तेरी जगह होता। बंधा गीदड़ शातिराना अंदाज में मुस्कुराया, तो क्यों नहीं, तू अगर चाहे तो मैं तुझे अपनी जगह बिठा सकता हूँ। तू बस मुझे खोल दे और मैं तुझे यहाँ बांध दूं। 2-3 दिन में तू भी मोटा ताजा हो जाएगा। दूसरा गीदड़ पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, फिर लालच ने समझदारी को हरा दिया। बोला, चल ठीक है, खोल देता हूँ। जैसे ही उसने रस्सी खोली, बंधा गीदड़ फुर्ती से भाग निकला और उसे उसी रस्सी से बांध दिया। सुबह का सूरज अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी और उसी वक्त आरिफ, वो भोला भाला चरवाहा, पानी भरकर घर लौटा। उसके मन में अब भी गुस्सा था, आज इस बकरी चोर को सबक सिखाकर ही छोड़ूंगा। जैसे ही उसने बाड़े की तरफ देखा, रस्सी में वही गीदड़ बंधा था, मगर ये वही पुराना वाला नहीं, बल्कि उसका दोस्त जो रात में फंस चुका था। आरिफ ने बिना देर किए पास पड़ा मोटा डंडा उठाया। अरे ओ चोरी के बाप, रात की मार कम थी क्या? चल आज नानी याद दिलाता हूँ। गीदड़ घबरा कर बोला, अरे सुन सुन, बात तो सुन ले। आरिफ ने गुस्से में डंडा और जोर से घुमाया। धप, अब बोल, तेरी अक्ल ठिकाने आ गई? गीदड़ दर्द से कराहते हुए बोला, मैं वो नहीं हूं जो तेरी बकरी चुरा के लाया था। आरिफ ने भौहें तरेरी। वाह, अब तो चोर भी रंग बदलने लगे हैं। चोरी तू करे और कहे कि मैं नहीं। गीदड़ बेचारा जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी बोला, अरे नहीं, सच कह रहा हूं, मैं तो जंगल से यहाँ आया था, बस अपने दोस्त को देखने। आरिफ हंस पड़ा, हाँ हाँ, और तेरे दोस्त ने तुझे यहाँ शादी का न्योता भेजा होगा। फिर एक और डंडा। धप, गीदड़ ने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे सुन, उसने मुझे कहा था कि यहाँ हलवा पूरी मिलती है रोज। आरिफ ने चौंकते हुए डंडा रोका। क्या हलवा पूरी यहाँ? इसके खर्चे पर? गीदड़ ने धीरे धीरे पूरी बात उगल दी। उसने कहा, यहाँ का मालिक बहुत रहमदिल है, रोज खिलाता है, बस रस्सी में बांध कर रखता है। मैं भी लालच में आ गया। आरिफ का चेहरा पहले हैरानी से फिर गुस्से से लाल हो गया।
तो उस हरामी ने तुझे यहां फंसा दिया और खुद भाग निकला। गीदड़ ने रोते रोते सिर हिलाया। और अब तू मुझे मार रहा है? आरिफ ने डंडा पटकते हुए कहा। मारूंगा क्यों नहीं, चोरी करने आया था ना। गीदड़ ने गिड़गिड़ाकर कहा। अरे नहीं, मैं तेरा नुकसान पूरा कर दूंगा, बल्कि तेरी शादी करवा दूंगा। आरिफ ने एक पल को चौंक कर उसे पूरा। क्या कहा तूने? गीदड़ बोला। हाँ, तेरी शादी बादशाह की बेटी से। आरिफ का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या, मैं और बादशाह की बेटी? ओए, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? गीदड़ ने पूरी गंभीरता से कहा। कसम जंगल की हवा की, मैं सच कह रहा हूं। बस मुझे छोड़ दे, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। आरिफ पहले तो शक में था, मगर लालच और जिज्ञासा दोनों बढ़ रहे थे। उसने सोचा, अगर सच में ऐसा हो गया तो मेरी तकदीर ही बदल जाएगी। आखिरकार उसने गीदड़ को रस्सी से आजाद कर दिया। गीदड़ ने गर्दन घुमाकर शरीर सीधा किया, गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, तैयार रहना, मैं तेरे लिए बड़ी खुशखबरी लेकर लौटूंगा। इतना कहकर वो जंगल की तरफ ऐसे भागा जैसे हवा में तीर। आरिफ उसके जाते हुए कदमों को देखता रहा, मन में सोचते हुए, पता नहीं ये मुझे ऊंचे आसमान पर उड़ा देगा या मुंह के बल गिराएगा। गीदड़ रस्सी से आजाद होते ही ऐसे भागा जैसे किसी ने उसके पीछे आग लगा दी। जंगल के बीच से दौड़ता, झाड़ियों को चीरता, कांटों से बचता, वो सीधे उस दरिया के किनारे पहुंचा जो उसके गांव को पड़ोसी रियासत से अलग करता था। उसने ठंडी हवा में लंबी सांस भरी। अब असली खेल शुरू होगा। भोले चरवाहे, तेरी किस्मत मेरे पंजों में है। दरिया के उस पार एक और सल्तनत थी, बड़ी, अमीर और ताकतवर। वहां का बादशाह अपनी इकलौती बेटी की शादी के लिए परेशान था। गीदड़ को यह खबर पहले से थी और उसी पर उसकी पूरी योजना टिकी हुई थी। गीदड़ ने किनारे पर पानी में अपना चेहरा देखा और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराया। उसने अपनी चालाकी का अगला पत्ता फेंका। उसने अपने शरीर को झटके से हिलाया और पलक झपकते ही इंसानी रूप धारण कर लिया। अब उसके सामने एक लंबा, नाटा मोटा नहीं बल्कि एक तेज नजर वाला सलीकेदार इल्ची खड़ा था। सिर पर रेशमी पगड़ी, बदन पर नीला शाही अचकन, हाथ में चमकदार छड़ी और पैरों में नुकीले मोर चप्पल। चेहरा इतना आत्मविश्वास से भरा कि कोई शक ही न कर सके। चलो, अब बादशाह को एक कहानी सुनानी है, ऐसी कि वो खुद अपनी बेटी की डोली भेज दे। वो दरिया में उतरा। ठंडा पानी पैरों को छू रहा था, मगर उसका इरादा इतना पक्का था कि लहरें भी उसे रोक नहीं सकती थी। उसने तैरकर दरिया पार किया और दूसरी तरफ निकलकर अपने कपड़े झाड़े। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो सामने सोने चांदी के नक्काशीदार बुर्जों वाला महल नजर आया। ऊंची दीवारें, रंग बिरंगे झंडे और दरवाजे पर शाही पहरेदार। गीदड़ सीधा दरबार के फाटक तक पहुंचा। पहरेदारों ने भाले ताने। रुक, कौन है तू और कहां से आया है? गीदड़ ने एकदम ठहर कर गहरी आवाज में कहा, मैं पड़ोसी सल्तनत के बादशाह का इल्ची हूं, अपने मालिक का पैगाम लेकर आया हूं। पहरेदारों ने शक भरी नजर से उसे देखा। किस सबूत के साथ? गीदड़ ने छड़ी आगे बढ़ाई, जिसमें सुनहरी नक्काशी थी और ऊपर मोर का पंख लगा था। यह शाही निशान है, हमारा बादशाह इसे सिर्फ अपने खास दूत को देता है। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाकर गीदड़ को अंदर जाने दिया। दरबार में दाखिल होते ही चारों तरफ की शाही ठाट बाट देखकर गीदड़ का मन भी मोम हो गया। संगमरमर का फर्श, छत से लटकते सोने के झूमर और किनारों पर खड़े वजीर व उमरा। तख्त पर बैठा बादशाह, लंबा कद, सफेद दाढ़ी और आंखों में तेज। उसने गीदड़ को देखते ही हाथ उठाकर कहा, आओ इल्ची, पास आओ, बताओ हमारे पड़ोसी बादशाह का क्या पैगाम है। गीदड़ ने गहरी झुककर सलाम किया और धीमे मगर गूंजदार लहजे में बोला, आलम पनाह, मेरा मालिक अब तक कुंवारा है। आपकी बेटी की शान और शौकत, हुस्न और अदब की चर्चा दूर दूर तक है। मेरे मालिक ने आपको अपनी मोहब्बत और इज्जत का पैगाम भेजा है, शादी का पैगाम। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। वजीरों ने कान में फुसफुसाकर बातें करनी शुरू कर दी, मगर बादशाह का चेहरा धीरे धीरे खिल उठा। इल्ची, तू नहीं जानता, तूने मेरी कितनी बड़ी चिंता हल कर दी। मैं तो कब से अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते का इंतजार कर रहा था। वो तख्त से उठा और पास आकर गीदड़ के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ये रिश्ता मंजूर है, तारीख भी अभी तय करते हैं, और हाँ, तेरे मालिक के लिए ढेर सारे तोहफे लेकर जाना। गीदड़ ने आदर से सिर झुकाया, मगर भीतर ही भीतर मुस्कुराया। तारीख तय हो गई तो अब खेल आधा जीत लिया। बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाने का हुक्म दिया। पर्दे के पीछे से एक नाजुक सी रेशमी लिबास पहने शहजादी बाहर आई, चेहरा घूंघट में, मगर आंखें बड़ी और चमकदार। उसने शर्माकर सलाम किया। बादशाह ने गीदड़ से कहा, इल्ची, अपने मालिक को कह देना हमारी बेटी अब उनकी अमानत है। गीदड़ ने दोबारा सलाम किया और कहा, आलम पनाह, इंशाअल्लाह मैं ये खुशखबरी लेकर तुरंत लौटूंगा। महल से निकलते वक्त उसके थैले में सोने चांदी के सिक्के और कीमती कपड़े रख दिए गए। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसने खुद से कहा, अब बस इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए थोड़ा और नाटक करना है। वो दरिया की तरफ वापस चला, इस बार चाल और भी तेज, क्योंकि उसे पता था कि दूसरी तरफ भोला भाला चरवाहा बैठा उसका इंतजार कर रहा होगा, सपनों में खोया हुआ। दरिया के पानी में अपनी परछाई को देखते हुए गीदड़ के चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल गई। अब इस भोले को ऐसे नचाऊंगा कि खुद समझेगा उसकी किस्मत आसमान पर पहुंच गई है। वो सोचते हुए दरिया पार करने लगा। पानी में उतरते ही लहरें उसके घुटनों को थपथपाने लगी, जैसे पूछ रही हों, कहां जा रहा है चालबाज। गीदड़ मन ही मन बोला, जगह पर, लेकिन सच में नहीं। वो दूसरी तरफ किनारे पर चढ़ा, फिर सीधे गांव की तरफ दौड़ लगा दी। गांव के बाहर ही उसे आरिफ, वही भोला भाला 25 से 26 साल का चरवाहा दूर से दिखाई दे गया।
आरिफ अब भी आधे विश्वास आधे शक में था। वो बाड़े के पास बैठा बांस की छड़ी घुमा रहा था और बकरी गुलबानों के सिर पर हाथ फेर रहा था। जैसे ही गीदड़ नजदीक पहुंचा, आरिफ उछलकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? बादशाह ने क्या कहा? गीदड़ ने बड़ी नफासत से अपनी गर्दन सीधी की, छाती फुलाकर बोला, मुबारक हो, तेरी शादी बादशाह की बेटी से पक्की हो गई है। आरिफ की आंखें चमक उठी। सच? तू झूठ तो नहीं बोल रहा? गीदड़ ने नकली बुरा मानते हुए कहा। अगर झूठ बोलना होता तो मैं जंगल के शेर को भी कह देता कि वो मेरी ससुराल है। मैं तेरे लिए जान जोखिम में डालकर गया हूं और तू मुझे झूठा कह रहा है? आरिफ शर्मिंदा होकर बोला, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बस मुझे यकीन नहीं हो रहा। गीदड़ ने उसे और लालच देने के लिए कहा, शादी की तारीख भी तय हो गई है, बस अब तैयारी करनी है ताकि तेरी बारात शाही लगे। आरिफ ने माथा खुजाया, लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं, कपड़े भी पुराने, बकरियों से ज्यादा कुछ नहीं। गीदड़ ने उंगली उठाकर कहा, बस यही तो खेल है। अगर तेरे पास असली दौलत नहीं तो नकली दौलत दिखा। बादशाह दूर से देखेगा तो समझेगा बारात तो शाही आई है। आरिफ ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? गीदड़ ने आंख मारकर कहा, मेरे पीछे आ, मैं सब समझा दूंगा। दोनों गांव से बाहर दरिया के किनारे पहुंचे। वहां पानी के पास एक मिट्टी का चबूतरा था जहां एक धोबी रोज कपड़े धोता था, मगर आज वहां धोबी की जगह एक और शख्स था, गगरू कुम्हार, गांव का सबसे बातूनी, चालाक और लालची कुम्हार। कुम्हार के पास ढेरों घड़े, मटके और सुराहियां रखी थी। वो उन्हें धूप में सुखा रहा था। गीदड़ पास जाकर बोला, गगरू भाई, एक काम करोगे? सोने की मोहर दूंगा। गगरू की आंखों में चमक आ गई। सोने की मोहर? हाँ हाँ, काम क्या है? गीदड़ ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास जितने भी घड़े और मटके हैं उन्हें दरिया के किनारों पर दूर दूर रख दो, ऐसे कि ऊपर से देखने पर लगे ये सब किसी बड़ी बारात का सामान है। गगरू ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, मजेदार खेल है, कर दूंगा। सोने की मोहर देखकर उसने झटपट अपने सारे घड़े, बड़े बड़े मटके पानी के सुराहियों तक किनारे किनारे सजा दिए। फिर गीदड़ एक दूसरी तरफ गया जहां गांव की औरतें नदी से पानी भरने आई थी। उनमें से एक थी सुल्ताना बानो, जो ऊन काटकर रुई की तरह मुलायम फाहे बनाती थी। गीदड़ ने उससे कहा, सुल्ताना बानो, ये रुई के बड़े बड़े फाहे मुझे दे दो, बस थोड़ी देर दरिया के पानी में बहाने हैं। ये लो इनाम। सुल्ताना बानो ने उसकी बात मान ली और कई बोरे रुई के फाहे उसके हवाले कर दिए। आरिफ ये सब देखकर हैरान था। ये घड़े, ये रुई, इनका शादी से क्या लेना देना? गीदड़ ने उसकी पीठ पर हल्की चपत मारकर कहा, अरे भोले, जब बादशाह अपने महल की छत से देखेगा तो उसे लगेगा कि दरिया किनारे तेरी बारात के लिए सैकड़ों लोग डेरा डाले बैठे हैं, घड़े पानी के, रुई सामान ढकने के लिए, सब शाही अंदाज में। बस तू मेरी बात मान और वैसा ही कर जैसा मैं कहूं। आरिफ ने सिर हिलाकर हामी भरी। ठीक है, तू कहेगा, मैं वैसा करूंगा। गीदड़ ने अंतिम हिदायत दी, जब मैं दरिया पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाऊं और तू मुझे महल में जाते देख ले तो पहले गगरू को कहकर उसके सारे घड़े समेटने को बोलना, फिर सुल्ताना बानो की रुई के फाहे पानी में बहा देना, बाकी काम मैं कर लूंगा। आरिफ के चेहरे पर अब आधा डर और आधा उत्साह था। अगर ये सब सच निकला तो मैं एक बकरी वाला से शहजादा बन जाऊंगा। गीदड़ ने चालाक मुस्कान के साथ कहा, और अगर झूठ निकला तो भी तेरे पास गुलबानो तो है ही। दोनों हंस पड़े, मगर गीदड़ के मन में तो पहले से ही अगली चाल बुन चुकी थी। गीदड़ ने आखिरी बार आरिफ को घड़े और रुई की हिदायत दोहराई, फिर फुर्ती से दरिया में उतर गया। पानी इस बार ठंडा और तेज था, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक जंग जीतने वाला आत्मविश्वास था। धीरे धीरे तैरते हुए वो दूसरी तरफ पहुंचा। जैसे ही किनारे पर चढ़ा, उसने अपनी गीली खाल को झटका और पलक झपकते फिर से इल्ची का रूप धारण कर लिया। वही नीला अचकन, रेशमी पगड़ी, मोरपंख वाली छड़ी और चेहरे पर शाही मुस्कान। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही पहरेदारों ने उसे देखा और पहचानते ही सलाम किया। आइए इल्ची साहब, बादशाह सलामत आपकी राह देख रहे हैं। गीदड़ ने अंदर कदम रखते ही आंखें ऊपर उठाई। महल के झरोखों से, ऊंची छतों से हर तरफ सोने चांदी की चमक फैल रही थी। बादशाह अपने तख्त पर बैठे, कुछ बेचैन से, जैसे किसी इंतजार में हो। जैसे ही गीदड़ ने दरबार में कदम रखा, उसने रोने की आवाज में सलाम ठोका, आलम पनाह, अल्लाह रहम करे, बहुत बड़ा हादसा हो गया। बादशाह ने घबराकर तख्त से उठते हुए कहा, क्या हुआ इल्ची, कहाँ है बारात और हमारे होने वाले दामाद? गीदड़ ने गहरी सांस ली और ऐसे अभिनय किया जैसे अभी अभी दर्दनाक मंजर देख कर आया हो। आलम पनाह, जब हमारा काफिला दरिया पार कर रहा था तभी अचानक एक भयानक तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि कश्तियां पलटने लगी, लहरें छत से ऊंची उठने लगी। हमारे सारे घोड़े, ऊंट, पालकियां, यहां तक कि अमीर, वजीर, रिश्तेदार सब उसी में डूब गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की आंखें फैल गईं। इन्ना लिल्लाह, तो क्या हमारा दामाद भी? गीदड़ ने जल्दी से सिर उठाया। नहीं आलम पनाह, अल्लाह का करम हुआ कि मैं और आपका होने वाला दामाद बच गए, मगर उनका लिबास भी तूफान में फट गया था। बड़ी मुश्किल से एक गरीब गांव वाले से कपड़े लेकर उन्हें पहनाए। अभी वो दरिया के दूसरे किनारे अकेले थके हारे बैठे हैं। बादशाह की बेटी जो पर्दे के पीछे बैठी थी, ये सुनकर और भी बेचैन हो गई। बादशाह ने बिना वक्त गंवाए वजीरों की तरफ मुड़कर कहा, तुरंत फौज और शाही सवारी भेजो, हमारे दामाद को इज्जत और शानो शौकत के साथ यहाँ लाओ। उधर महल की छत पर चढ़े पहरेदार पहले ही दरिया की ओर देख रहे थे। उन्होंने देखा किनारे पर दूर दूर खड़े रखे हुए हैं और पानी में सफेद सफेद रुई के बड़े बड़े फाहे बह रहे हैं।
दूर से ये सब ऐसे लग रहा था मानो सैकड़ों नावें और डेरा डालने वाले टेंट तैर रहे हों। पहरेदारों ने बादशाह से कहा, आलम पना, लगता है दामाद साहब का सारा काफिला अभी भी किनारे पर बिखरा हुआ है। बादशाह ने सिर हिलाया, बस जल्दी करो, उन्हें यहां ले आओ। गीदड़ ने चुपचाप खुद से कहा, अब तो खेल पक्का हो गया। शाही सवारी दरिया की तरफ रवाना हुई। सोने की पालकी, सफेद घोड़े, बाजूबंद पहने सिपाही और आगे आगे शाही नक्कारा बजता हुआ। इस बीच आरिफ किनारे पर बैठा था। उसने दूर से महल के ऊंचे बुर्ज की तरफ देखा। गीदड़ पहले ही अंदर जा चुका था। उसने हिदायत के मुताबिक गगरू कुम्हार को पुकारा, अरे गगरू, अब घड़े समेट ले। गगरू ने चुपचाप अपने सारे घड़े उठाने शुरू कर दिए। फिर आरिफ ने सुल्ताना बानो की रुई के फाहे पानी में डालने शुरू किए। धीरे धीरे सफेद फाहे लहरों के साथ बहने लगे। दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे बड़ी बड़ी नावें बह रही हों। कुछ ही देर में आरिफ ने देखा सामने से शाही काफिला उसकी तरफ आ रहा है। सुनहरी पालकी, सफेद घोड़े, चमकते हथियार। उसकी आंखें चौंधिया गईं। अरे ये सब मेरे लिए? उसने मन ही मन कहा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सिपाहियों ने आकर आदाब किया। दामाद सलामत, बादशाह सलामत ने आपको महल में बुलाया है। आरिफ को सोने की पालकी में बैठाया गया। घोड़े सर पर दौड़ने लगे, नक्कारे गूंजने लगे और गांव के लोग हैरान होकर एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, अरे हमारा आरिफ तो शहजादा बन गया। उधर महल में बादशाह बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और गीदड़ अपने दिमाग में अगले वार की बुनाई कर रहा था। सोने की पालकी में बैठे आरिफ का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती से बाहर कूद जाएगा। गांव के कच्चे रास्तों पर जब पालकी के पायदान सोने की झंकार के साथ उठते गिरते तो गांव के बच्चे उछलकर देखने लगते और बूढ़े लोग दुआएं देने लगते। अल्लाह तेरी तकदीर बुलंद करे बेटा। आरिफ अब तक यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि यह सब उसके लिए हो रहा है। उसके पैर पहले बकरियों के पीछे दौड़ते थे, आज शाही पालकी में आराम कर रहे थे। महल के ऊंचे दरवाजे पर पहुंचे ही नक्कारों की आवाज और तेज हो गई। गुलाब और केवड़े के इत्र की खुशबू हवा में घुल गई। दरवाजे के दोनों ओर पंक्तिबद्ध सिपाही तलवारें उठाकर सलामी दे रहे थे। जैसे ही पालकी नीचे रखी गई, आरिफ ने झिझकते हुए बाहर कदम रखा। सामने संगमरमर की सीढ़ियां जिन पर लाल मखमली कालीन बिछा था और ऊपर शाही बुर्ज जिस पर सुनहरी झंडियां लहरा रही थी। गीदड़ अब भी इल्ची के रूप में आगे बढ़ा और कान में फुसफुसाया, चल शान से चल, याद रख अब तू सिर्फ आरिफ चरवाहा नहीं, तू होने वाला शहजादा है। आरिफ ने गहरी सांस ली और सीढ़ियां चढ़ने लगा। दरबार के अंदर कदम रखते ही उसकी आंखें चौंधियां गईं। दीवारों पर सोने की नक्काशी, ऊंचे झूमर और संगमरमर पर बिछी कीमती फारसी कालीनें। बादशाह तख्त पर बैठे थे, चेहरा गंभीर लेकिन आंखों में खुशी की चमक। उन्होंने खड़े होकर आरिफ का स्वागत किया। आओ हमारे दामाद सलामत, हमें खुशी है कि तू हमारे पास सही सलामत पहुंचा। आरिफ ने थोड़ा झुककर सलाम किया। सलाम आलम पनाह। बादशाह ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। आज से तू हमारा अपना है। तेरे साथ जो हादसा हुआ उसके लिए हमें अफसोस है, मगर अब तू हमारी बेटी का हम सफर बनेगा। इतना सुनते ही दरबार के कोने में रखे मोटी जड़े पर्दे के पीछे से धीमे कदमों की आहट आई। माहौल अचानक बदल गया। सबकी नजर उसी ओर मुड़ गई। पर्दा धीरे धीरे हटा और सामने शहजादी खड़ी थी। रेशमी लिबास, नफीस जरी का घूंघट और पैरों में बारीक पायल की मीठी छन छन। उसके हाथ में गुलाब के फूलों की छोटी सी थाली थी जो आने वाले मेहमान का स्वागत करने के लिए सजाई गई थी। उसने धीरे से आरिफ के सामने थाली बढ़ाई और कहा, खुश आमदीद दामाद सलामत। आरिफ का दिल एक पल को थम सा गया। उसने गांव में ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। गीदड़ हल्की मुस्कान दबाते हुए सोच रहा था, देखो कैसे मछली जाल में फंस रही है। बादशाह ने हंसते हुए कहा, अभी आज ही निकाह की रस्में होंगी ताकि तू हमारी बेटी को अपने नाम कर सके। दरबार में शहनाई की आवाज गूंजने लगी। खिदमतगार दरी कालीन बदलने लगे और शाही बावर्ची खाना मिठाई और पकवान तैयार करने में जुट गया। गीदड़ ने चुपचाप आरिफ को एक तरफ खींचा। देख अब मैं यहां से जा रहा हूं। मैंने जो वादा किया था निभा दिया। अब आगे तू और तेरी तकदीर, मगर याद रख अगर कभी मुझे भूल गया तो तेरी ये शहजादी और ताज सब एक कहानी बनकर रह जाएंगे। आरिफ ने भावुक होकर कहा, तूने मेरे लिए जो किया उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। गीदड़ ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे जैसे वो दरबार से बाहर निकलता गया, उसकी चाल में वही आत्मविश्वास और आंखों में वही शरारत चमक रही थी जिसने ये पूरा खेल रचा था। आरिफ अब शाही मेहमान खाने में बैठा था। शादी की तैयारी उसके चारों तरफ हो रही थी और उसे लग रहा था कि उसकी बकरियों वाली जिंदगी अब किसी और जन्म की बात है। मगर उसे ये नहीं पता था इस सुनहरी दुनिया में कदम रखना उतना आसान नहीं जितना उसने सोचा था। महल में उस दिन का नजारा कुछ और ही था। ऊंचे बुर्जों पर सोने चांदी के झंडे लहरा रहे थे। महल की दीवारों पर रंग बिरंगी झालरें टंगी थीं और दरबार में सुगंधित अत्तर और गुलाब की पंखुड़ियों की महक फैली थी। शहनाई की मिठास हवा में घुल रही थी और महल के अंदर बाहर हर कोने में लोग व्यस्त थे। कोई मेहमानों की आवभगत में, कोई दरी बिछाने में, तो कोई शाही बावर्ची खाने में स्वादिष्ट पकवान बनाने में। आरिफ अभी भी इस नई दुनिया में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था। उसके तन पर अब शाही रेशमी लिबास था, सुनहरी किनारी वाला लंबा शेरवानी, सिर पर जड़े वाला साफा और पैरों में मखमली मोर चप्पल, हाथों में महंगे पत्थरों की अंगूठियां जो उसके खुरदरे मेहनत से भरे हाथों से बिल्कुल अलग चमक बिखेर रही थी। गीदड़ अब दरबार से गायब था, मगर उसकी बातें आरिफ के कानों में गूंज रही थी। याद रख जो तूने पाया है वो मेरे दिमाग का खेल है, सिर्फ बस संभाल के रखना।
निकाह के लिए महल के सबसे बड़े हॉल को सजाया गया था। बीच में सफेद और सुनहरी कपड़े का एक बड़ा आसन रखा था, जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े गुलदस्ते थे। काजी साहब लंबी सफेद दाढ़ी और हरे पगड़ी वाले आसन के पास बैठे थे और हाथ में निकाहनामा था। जब आरिफ वहां आया तो लोगों की निगाहें उस पर टिक गईं। यही है वो जो कल तक बकरियां चरा रहा था और आज शहजादा बन गया। कुछ की आंखों में हैरानी थी, कुछ की ईर्ष्या और कुछ के होंठों पर मुस्कान। दूसरी तरफ से शहजादी आई, सुनहरे जरीदार लिबास में, चेहरे पर हल्का सा घूंघट, हाथों में मेहंदी की लाली। उसके कदमों की पायल की छन छन हर किसी के कानों में घुल रही थी। काजी साहब ने दोनों से रजामंदी ली। क्या आप शहजादी बानो आरिफ इब्न हसन को अपना शौहर कबूल करती हैं? धीमे स्वर में कबूल है। क्या आप आरिफ इब्न हसन शहजादी बानो को अपनी बीवी कबूल करते हैं? आरिफ की आवाज थोड़ी कांपी मगर दिल से निकली, कबूल है। निकाहनामा पर दस्तखत होते ही महल में नक्कारे गूंजने लगे और गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होने लगी। निकाह के बाद जश्न शुरू हुआ। सोने चांदी के थालों में तरह तरह के पकवान, कोरमा, बिरयानी, शिकंजी, बादाम का हलवा और न जाने क्या क्या। शाही नर्तकियां महफिल में गीत गाने लगी और मेहमान हंसते बोलते एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे। गांव के लोग भी महल के बाहर जमा थे। किसी खिड़की, किसी दरवाजे से अंदर झांक कर अपने गांव के चरवाहे को शाही अंदाज में देखने की कोशिश कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने पास खड़े लड़के से कहा, बेटा ये देख, मेहनत से नहीं दिमाग से किस्मत बदलती है। दूसरे ने धीरे से फुसफुसाया, दिमाग या गीदड़ की चालाकी? रात गहराती गई। महल में रोशनी और शोरगुल चरम पर था। आरिफ अब अपने नए कमरे में था। दीवारों पर रेशमी पर्दे, फारसी कालीन और चांदी की दीवार लैंप, मगर उसके मन में हल्की सी बेचैनी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, दूर अंधेरे जंगल की तरफ, मानो कोई परछाई हिल रही हो। गीदड़, क्या तू सच में चला गया या कहीं पास ही है? उसने मन ही मन सोचा। उधर जंगल के किनारे सच में गीदड़ बैठा था, आंखों में वही पुरानी चमक। उसने हवा में धीरे से कहा, खेल तो अभी शुरू हुआ है आरिफ, असली मोड़ तो आने वाला है। निकाह के बाद कुछ दिन तक आरिफ का जीवन किसी ख्वाब से कम नहीं था। सुबह उठते ही नौकर हाथ में सुगंधित पानी का लोटा लाते, नाश्ते में शाही पकवान और दिन भर महल के बागों में सैर। लेकिन धीरे धीरे बादशाह ने उसे शाही कामों में शामिल करना शुरू किया। दरबार में बैठना, मेहमानों का स्वागत करना और छोटे मोटे फैसले लेना। आरिफ, जो कल तक बकरियों का हिसाब रखता था, अब महल के खर्च का हिसाब देखने बैठता। शहजादी बानो भी उसके साथ थी, मगर एक दिन उसने धीरे से कहा, तुम अजीब हो, तुम्हारी बातें कभी कभी तौर तरीकों से मेल नहीं खाती। आरिफ ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं महल में पैदा नहीं हुआ, मेरी मिट्टी अब भी गांव की है। इसी बीच एक शाम दरबार में हलचल हुई। पहरेदारों ने बताया कि महल के दरवाजे पर एक अजनबी इल्ची आया है, जो खुद को पड़ोसी सल्तनत का दूत बता रहा है। जब उसे अंदर लाया गया तो आरिफ का चेहरा देखकर रंग उड़ गया। वो कोई और नहीं बल्कि वही गीदड़ था, अपने इल्ची वाले रूप में। गीदड़ ने दूर से मुस्कुराकर सलाम किया और बोला, दामाद सलामत, क्या हाल है? तुम्हारी ससुराल कैसी लग रही है? आरिफ ने मन ही मन कहा, ये यहाँ क्यों आया है? गीदड़ ने बादशाह के सामने झुककर कहा, आलम पना, मैं तो बस ये खबर देने आया हूँ कि आपके दामाद का असली घर अब खाली पड़ा है और गांव वाले कह रहे हैं कि अगर वो वहां का हक छोड़ दें तो हम उसे बेचकर गरीबों की मदद करेंगे। बादशाह ने हैरानी से आरिफ की तरफ देखा। तुम्हारा गांव, तुम्हारा घर? तुमने हमें कभी बताया नहीं। आरिफ हड़बड़ा गया। जी, वो मैंने सोचा अब मैं यहाँ रहता हूँ तो उसका क्या जिक्र करना। गीदड़ ने हंसते हुए कहा, असल में वहां अब कोई गुलबानो नाम की बकरी रहती है जो शायद तुम्हें अब भी याद करती होगी। दरबार में बैठे लोग मुस्कुरा दिए और शहजादी भी हल्की हंसी रोक न पाई। आरिफ के चेहरे पर शर्म और मुस्कान दोनों थे। बादशाह ने कहा, तो दामाद सलामत, अब आप तय कीजिए, महल में रहना है या गांव लौटना है? आरिफ ने पल भर सोचा, फिर शहजादी की ओर देखा, जिसने आंखों से इशारा किया, यहीं रहो। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, आलम पना, अब मेरी बकरियां यहाँ हैं और मेरा दिल भी। गीदड़ ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, तो फिर मेरा काम पूरा हुआ, मैं चलता हूँ। आरिफ ने उसे रोककर कहा, सुन, अगर तू ना होता तो मैं आज यहाँ ना होता। गीदड़ ने आंख मारी, और अगर मैं ना होता तो शायद तू अभी भी गुलबानों के साथ मैदान में बैठा बांसुरी बजा रहा होता। दोनों हंस पड़े। गीदड़ बाहर निकल गया और महल में फिर से जश्न का शोर गूंज उठा। कहानी का सबक, कभी कभी तकदीर हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन दिमाग, चालाकी और सही वक्त पर उठाया गया कदम हमें वहां पहुंचा सकता है जहां हम सोच भी नहीं सकते।